अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 365 और जनाब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में हमारा ये स्पेशल शो आप रोज़ 11 बजे देखते हैं। और आज आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में जो 2 मैचेस खेले गए उसके हवाले से हम बात करेंगे। और सनसनीखेज़ी अब बड़ी अरूज पर है T20 वर्ल्ड कप की, क्योंकि हर मैच या तो टीमों को सेमीफाइनल के करीब कर रहा है या फिर उन्हें बाहर ले जा रहा है। आज हमने देखा जो पहला मैच खेला गया उसमें साउथ अफ्रीका ने अपनी सुपरमेसी एक मरतबा फिर जो है साबित की। उस मैच में बात करेंगे, उन्होंने 9 विकेटों से कामयाबी हासिल की और फिर भारत ने एज एक्सपेक्टेड जिम्बाब्वे को जो है वो एक बड़े मार्जिन से ज़रूर हराया। पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं, कल इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच है, उसके ऊपर भी तफसीली बात करेंगे। और प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, रुकन सिलेक्शन कमेटी रहे हैं, पाकिस्तान के साथ कोचिंग स्टाफ में रहे हैं, मोहम्मद ब्रदर्स जी उनकी फैमिली का ये प्राउड हिस्सा हैं। इस फैमिली की बड़ी खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, हनीफ मोहम्मद से लेकर वज़ीर मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, इसी तरह आते आते जब हम सादिक मोहम्मद और फिर शुएब मोहम्मद तक आते हैं तो फिर हमें सेंचुरियों के ढेर, डेडिकेशन सब कुछ दिखाई देता है। शुएब मोहम्मद साहब मुझे जो है वो आज स्टूडियो में फिर एक मरतबा इस प्रोग्राम में ज्वाइन करें। शुएब भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शो। थैंक यू गफार सर, जैसे मैंने कहा कि अब वो बिजनेस आवर शुरू हो गया है इस T20 वर्ल्ड कप का। और बिल्कुल अब ऐसा सिचुएशन आ गई जहाँ पे टीमें या तो मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन में हैं। आज जो 2 मैचेस खेले गए उसके ऊपर तो मैं बात करूंगा ही, लेकिन जो कल मैच है जिससे हमारी उम्मीदें लगी हुई हैं, आई थिंक उसकी हमारे ऊपर बड़ी नजर होगी। शोएब भाई, पहले तो डेफिनेटली हम पहले मैच से बात करते हैं। अगेंस्ट साउथ अफ्रीका प्रूव देयर सुपरमेसी के रन्स तो करवा दिए 83 फॉर 7 से 171, लेकिन सिर्फ 16.1 ओवर में 1 विकेट पर टारगेट अचीव कर लेना। दे अगेन शोड कि दुनिया की दीगर टीमों के मुकाबले में इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका किस लेवल पे ऑपरेट कर रही है। सर, योर व्यूज। गफार, बिल्कुल उन्होंने फ्रॉम द वर्ड गो सही डिसीजन और द राइट टाइम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग की दावत उनको दी, इसलिए कि सेकंड बारी में अगर जिस तरह वेस्ट इंडीज़ का अरे ऑफ शॉट्स खेलते हैं और स्पेशली जो जिस तरह के उनके बैट्समैन फॉर्म में हैं, उनको फिर रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एटलीस्ट इनके पास वॉट एवर द टोटल दे वुड हैव पुट ऑन द स्कोर कार्ड, वो फिर उस हिसाब से फिर अपनी प्लानिंग, इसलिए कि जिसके हाथ में बल्ला होता है वो डिक्टेशन करा सकता है। और जब बॉल सिर्फ आपके हाथ में हो तो फिर डिक्टेशन आपको लेना पड़ता है सामने वाली टीम के साथ। तो उन्होंने करेक्ट डिसीजन उन्होंने एक तो लिया, और फिर हालांकि पहले ही ओवर में 17 रन और फिर उसके बाद 2 ओवर में उनके 29 हो गया था टोटल। लेकिन ये कि जिस तरह उन्होंने विकेटें गिराना शुरू कर दी, उनकी 7 विकेटें 18वें ओवर 10 ओवर में उनके 82 रन से और 6 विकेटें ऑलरेडी उनकी डाउन हो चुकी थी। लेकिन वहां से उन्होंने जो होल्डर और जो दूसरे उनके शेपर्ड ने जो शेपर्ड ने स्पेशली 3 चौके 4 छक्कों के साथ जो बैटिंग की करके दिखाई, एक अच्छा टोटल पुट अप कर दिया। फाइटिंग था लेकिन बैटिंग विकेट था। और उसके ऊपर फिर देन केम क्विंटन डी कॉक्स और फिर उनका जो माकरम जो उनका एक्सक्लूसिव निक में है वो, और उन्होंने जो जिस तरह अपनी टीम को लेके गए, कॉन्फिडेंस लेवल उनके पूरे बैकबोन में आया होगा। भाई, मैं मैच समरी पे जा रहा हूं ताकि मैच समरी जी हमारे जो नाजरीन है वो देख लें। और आपके सामने जी मैच समरी, उसमें अगर आप देखें तो 176 रन बनाए वेस्ट इंडीज ने। जैसे शुएब भाई ने भी आपको बताया 83 फॉर 7 पे लग रहा था जैसे मैच बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन दाद देना पड़ेगी वेस्ट इंडीज की कि उन्होंने इस मैच के ऊपर आप समरी देखें तो बहुत ही अच्छी फाइट बैक की और बताया कि वेस्ट इंडीज वाकई इस वर्ल्ड कप में एक स्पिरिट के साथ दिखाई दे रही है। उनके कोच डैरेन सैमी, जिनकी कप्तानी में यही इंडिया में वो 2016 का वर्ल्ड T20 जीते थे, लेकिन फिर साउथ अफ्रीका ने अपनी समरी जो है आपके सामने देखें तो 177 रन 1 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 16.1 ओवर में पूरे कर लिए। और एडम मार्करम बहुत ही शानदार फॉर्म में है, क्विंटन डी कॉक इसी तरह, और रियान रिकल्टन तो बहुत ही आसानी से वो ये मैच जीत गए। और यकीनी तौर पर इस मैच के साथ भी साउथ अफ्रीका ने स्टेटमेंट तमाम टीमों को दिया है कि अगर कोई एक डिपार्टमेंट में उनसे थोड़ी सी भूल चूक हो भी जाती है तो दूसरे डिपार्टमेंट में टीमों को ब्लोन अवे कर देते हैं। दूसरा मैच ये, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन तौसीफ भाई माफ कीजिएगा शुएब भाई, तो शुएब भाई ये जो वेस्ट इंडीज का आज 83 फॉर 7 के बाद जो कमबैक हुआ, आपने बड़ी सही निशान दी कि मैं भी विकेट देखते हुए यही सोच रहा था कि अगर होल्डर और रोमारियो शेफर्ड इतनी बड़ी पार्टनरशिप लगा सकते हैं तो इसका मतलब है कि साउथ अफ्रीका भी बहुत आसानी से मैच जीतेगा। और ऐसे ही हुआ, दिस इज द साउथ अफ्रीका स्टैंडर्ड राइट नाउ कि अगर आपने थोड़ा बहुत कमबैक किया भी है, दे विल गिव यू अ प्रॉपर रिप्लाई। और ये जो जीत है आखिर में,
इज अ फैंटास्टिक विक्ट्री इन दिस रिगार्ड कि उन्होंने आउट क्लास कर दिया आखिर में। हाँ गफर, मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में यही कहा था कि ऑल्दो के वेस्ट इंडीज़ बहुत अच्छी फ्लाइंग फॉर्म के अंदर है और वो उनके जो बैट्समैन भी फॉर्म में हैं, लेकिन इस तरह के जो बैटिंग लाइनअप है अगेंस्ट थोरो प्रोफेशनल्स के सामने मेरा नहीं ख्याल वो कर सकते हैं और साउथ अफ्रीका ही ये मैच के विनर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक। तो वो चीज़ उन्होंने दिखाई और स्पेशली जो टॉप ऑर्डर उनका सिर्फ ये कि बाज़ दफ़ा उनके जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो शेड थोड़ा सा कम आप कह सकते हैं, वरना बैटिंग उनकी एक्सक्लूसिव फॉर्म में नज़र आ रही है, फील्डिंग आउटस्टैंडिंग करते हैं। तो उस लिहाज से हालांकि वेस्ट इंडीज़ ने जिस तरह शो किया इस टूर्नामेंट के अंदर अपना मेटल प्रूव करके दिखाया कि जी एक टाइम पे जो नज़र आती थी तो वो वापस से कुछ नज़र तो आया, लेकिन ये कि जो जैसे जिम्बाब्वे या वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत लेंथ ऑफ टाइम में मेरा अंदाजा है कि बहुत लंबे टूर्नामेंट के अंदर टाइम टू टाइम एंड अगेन परफॉर्मेंस देना उनके लिए मुश्किल था। चलिए, जुल्करनैन शेख हमारे नुमाइंदे लाहौर में और इस वक्त वो मौजूद हैं श्रीलंका के अंदर इस टूर्नामेंट को कवर कर रहे हैं। जुल्करनैन, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, पाकिस्तान की तैयारी पर तो बात करेंगे, लेकिन जो आज मैच हुआ डेफिनेटली साउथ अफ्रीका अगेन ऑन टॉप और वेस्ट इंडीज, जैसे इस वक्त कहा शेख भाई ने भी कि जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज का यही मसला है, इसलिए बहुत अरसे से स्ट्रगल भी कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में कि कंसिस्टेंसी नहीं है। और आज बैटिंग में बड़ा अच्छा कमबैक कर लिया था वेस्ट इंडीज ने, लेकिन उनकी बॉलिंग के पास जवाब नहीं था साउथ अफ्रीका की जो ऑन स्लॉट बैटिंग है, एंड दे वर प्रूव टू हॉट फॉर देम। देखिए, इस मैच को तो लेकर आप कह सकते हैं कि जिस तरह साउथ अफ्रीका की टीम खेल रही है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, लगता ये है कि वो भी इस वर्ल्ड कप का भी वो फाइनल तो जरूर खेलेंगे और अब वो क्वालिफाई भी कर चुके हैं और वो पहली टीम है जो अपने ग्रुप में क्वालिफाई कर चुके हैं। और इनकी ट्रेनिंग देखकर लगता ये भी है भारतीय, ये टूर्नामेंट जो है ना वो शायद सब कॉन्टिनेंट में नहीं आएगा। और जहां तक हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम की, तो वो मैं कुछ थोड़ा सा अगर आप मुझे इजाजत दे तो वो भी आगे बताऊंगा, लेकिन लग ये रहा है कि जो सब कॉन्टिनेंट की टीमें हैं, चाहे श्रीलंका है, चाहे पाकिस्तान है, इंडिया ने आज कमबैक किया, उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ एक बड़ा स्कोर किया, लेकिन जो सब कॉन्टिनेंट की क्रिकेट है वो इस रीजन के अंदर इस वर्ल्ड कप में नजर नहीं आ रहा कि वो आगे कुछ बहुत ही टफ टाइम देंगे। अब रही सही उम्मीद जो है वो इंडिया या आगे जा सकता है, पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही मुश्किल चांसेस है। तो जो इंटरनेशनली हम एक डिवाइड करते हैं ना, सब कॉन्टिनेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ही हमें एक्टिव नजर आ रहा है और उसमें इस तरफ जो है वो साउथ अफ्रीका और इधर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें जो है उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी है। और जैसे आप पहले भी बता रहे थे कि कल वाला मैच जो है वो हमारे लिए भी बहुत अहम होगा और ये भी साबित कर देगा कि हम इतना इस टूर्नामेंट में है, और ये भी साबित कर देगा कि अब मुकाबला जो है वो जब 4 सुपर टीमें जाएंगी तो उसमें से कौन सी टीम होगी जो सब कॉन्टिनेंट की होगी। इन 4 टीमों में ज्यादातर टीमें जो है वो सब कॉन्टिनेंट से बाहर होगी। जी, मैं खुद इस मैच पे बहुत जल्दी बात करना चाह रहा हूं क्योंकि हमारी तमाम टेंशन जो है उस मैच से जुड़ी हुई है, लेकिन आज के दूसरे मैच की समरी मैं आपके सामने रखता हूं। और ये दूसरा मैच जनाब खेला गया भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान, और इस मैच के अंदर अगर आप देखें तो भारत ने पहाड़ जैसा रन जो है वो स्कोर बोर्ड पर लगाया, 256 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, एक बहुत बड़ा स्कोर। और उनको जरूरत भी थी कि क्योंकि अगर बारिश होती है आखिरी मैच में, सिचुएशन इनके लिए बड़ी सिंपल होगी इस बड़ी कामयाबी के बाद। और आप देख सकते हैं कि 256 रन 4 विकेटों के नुकसान पे बनाए। अभिषेक शर्मा के इंतहाई शानदार उनकी फॉर्म में वापसी भी हुई, उन्होंने आज रन बनाए। यकीन तौर पर जो भारतीय टीम है, उनकी मैनेजमेंट है, उन्होंने बड़ा सुख का सांस लिया होगा कि एक बड़ा स्कोर सुपर 8 मरहले में जो है वो, और सेमीफाइनल से पहले अभिषेक शर्मा का आ गया। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो तमाम ही बैटर्स ने बहुत तेज रफ्तारी से शेख भाई रन बनाए, और साथ साथ जो हदफ था शायद उनका यही था कि वो रन रेट के अंदर किसी किस्म की आज कमी नहीं रहने देंगे। उसके बाद बेनेट की तारीफ करना पड़ेगी, ब्रायन बेनेट जो कि इस वक्त बड़ी अच्छी फॉर्म में है, जिम्बाब्वेन ओपनर, उन्होंने 97 नॉट आउट किए, 6 छक्के लगाए, और शायद अगर वो सेंचुरी कर जाते तो मेरे ख्याल में उनके लिए बड़ा ही डिफाइनिंग मोमेंट रहता है इस वर्ल्ड कप का, मेमोरेबल। लेकिन इंडिया की शेख भाई 72 रन से कामयाबी, और अब सिचुएशन उनके लिए सीधी सादी ये बन चुकी है कि उन्होंने संडे को वेस्ट इंडीज़ को हराना है, वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है। मैंने वेदर भी चेक कर लिया, क्योंकि अगर वेदर ऐसा होता बारिश तो वो आउट हो सकते थे, लेकिन वेदर अब तक ऐसा है कि सूरज चमक रहा है, सो ज़्यादा खुश नहीं होना आप सबने, क्योंकि इंडिया और वेस्ट इंडीज़ में वर्चुअल क्वार्टर फाइनल होगा। तो लेकिन आपसे शेख भाई सबसे पहले आज के मैच पर 256 रन बना डाले, 256 रन बनाए, लेकिन इसमें नोटेबल जो चीज़ है वो 15 ओवर ऐसे थे जिसमें उन्होंने 10 से ज़्यादा रन बनाए। जी जी, बाज़ ओवर ऐसे भी गए जिसमें 3 रन, जैसे 4th ओवर जो था उसमें सिर्फ 3 रन बना सके।
और 7वां ओवर में सिर्फ 4 रन बनाए, लेकिन ये उन्होंने उसको कैचअप करा और ज़्यादातर जैसे मैंने कहा 15 ओवर ऐसे निकले जो 10 से ज़्यादा थे। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ दैट इनके सारे जो बैट्समैन हैं, चाहे वो संजू सैमसन हो, अभिषेक, ईशान किशन, जैसे सैमसन जो हैं उन्होंने 160 के स्ट्राइक रेट से किए, 183 से अभिषेक, 158 से ईशान किशन, सूर्या कुमार 253 स्ट्राइक रेट से खेले, पांड्या 217 तो और 275 के तिलक वर्मा। तो इसका मतलब यह है कि उनको एक वो जो गाइडलाइन दी हुई थी कि जी इस तरह से ही हमने खेलना है, तो वो उसके ऊपर पूरा उतरे। हार्ड हिटिंग बैट्समैन या जो पिंच हिटर जो कहलाया जाता है, जो पाकिस्तान में मिसिंग लिंक है, वो इनके सारे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ने वो करके प्रूव करके दिखाया। हमारा 1 या 2 जरूर कर जाते हैं, लेकिन ये कि वन फाइन डे करते हैं, लेकिन ये है कि ये देखें, ये होता है प्रेपरेशन। हमारी जो प्रेपरेशन है दूसरी टीमें जो बाहर की टीमें, जैसे अभी ये बात कर रहे थे जुल्फिकार साहब कि उन्होंने फॉरेन टीमें ज़्यादा नज़र आ रही हैं, एशियन टीमें नहीं, इसलिए कि उनका होमवर्क वो ज़्यादा अच्छा हुआ है। उन्होंने इस 2020 टूर्नामेंट के लिए प्रेपरेशन ज़्यादा अच्छी की हुई है। हमारी टीम, स्पेशली पाकिस्तान की टीम, हमारे बैट्समैन आउट ना होने वाले शॉट खेलते हुए नजर आए, वेयर दूसरी टीमें जो बाहर की टीमें, फॉरेन टीमें, वो खुले दिल से, बड़े दिल से बड़े शॉट खेलने की उनकी प्रैक्टिस भी है और आदत भी है, और उन्होंने प्रूव भी किया, जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट में इतना फर्क नजर आ रहा है। ठीक है शोएब मोहम्मद साहब, जो अभिषेक शर्मा की आज फॉर्म में वापसी हुई, क्योंकि 3 लगातार 0 थे, फिर एक 15 रन बनाए और थोड़ा सा इनके ऊपर बहुत डिपेंड भी कर रहे थे, इनकी जो आज फॉर्म में वापसी हुई और फिर जिस तरह ये बैटिंग यूनिट आज क्लिक हुआ, आई थिंक मस्ट बी वेरी डेंजर साइन फॉर वेस्ट इंडीज इन कमिंग मैच, क्योंकि अगर ये ऊपर से रन कर देते हैं तो फिर ये बैटिंग लाइन बड़ी अनस्टॉपेबल है। जैसे आपने फरमाया कि यूनिट की तरह खेलते हैं और सबको अपने रोज पता है, सो आई थिंक बड़े सही वक्त पर अभिषेक शर्मा फॉर्म में वापस लौटी है। 4 चौके 4 छक्के आज उन्होंने लगाए हैं और सिर्फ 30 बॉलों में 55 रन करे, तो बहुत अच्छी फॉर्म में। बट नॉट ओनली हिम, इनका कॉम्बिनेशन जो सैमसन के साथ, उन्होंने किक स्टार्ट बहुत अच्छा दिया। अभिषेक शर्मा जब स्टार्ट हुआ मैच तो सैमसन ही नजर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सैमसन जो है वो मेला लूटने आए हैं। सैमसन एंड डिलाइला वाले सैमसन है, इतनी ताकत उनके हाथों में आ गई हुई थी कि चौके छक्के उनके बल्ले से नजर आ रहे थे, स्पेशली जो एक बैकफुट के ऊपर उन्होंने खड़े खड़े सीधा शुरू में ही छक्का मारा जो, तो ही लुक्ड इन गुड फॉर्म। लेकिन आउटस्टैंडिंग प्रिपरेशन थी इस पिच की और बहुत ही जबरदस्त चेन्नई का ये जो पिच था आज, बहुत ही परफेक्ट बैटिंग विकेट था और उन्होंने उसका फुल फायदा उठाया। बिल्कुल जी, और लेकिन जैसे शोएब भाई ने कहा ना कि ऐसी पिच के ऊपर खेलने की अप्रोच भी चाहिए। 250 का सोचेंगे तो 250 बनेंगे, और अगर आप 200 का सोचेंगे, बात फिर वही आती है, हमारे जो दुख है हो जाते हैं कि हमारी अपनी टीम जो है वो क्यों उस तरह से क्लिक नहीं कर पाई। प्रोग्राम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो शोएब भाई भी मौजूद होंगे, जुल्करनैन हमारे रिपोर्टर मौजूद होंगे, कल के मैच के ऊपर सीधा आएंगे, क्योंकि उस मैच से जुड़ी है पाकिस्तान की किस्मत। क्या हम अगर कल कुछ हो भी जाता है, हम इस पोजीशन में है क्या वाकई कि हम श्रीलंका को बड़े मार्जिन से हरा सकें? हमें क्या करना पड़ेगा आखिरी मैच में, डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद, और हम बात करें जनाब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के आज होने वाले मैचेस के हवाले से। तो इससे पहले शोएब भाई कि मैं कल के मैच पर बढ़ूं, मैं जिम्बाब्वे के ऊपर जरूर आपसे एक पॉइंट लेना चाहूंगा कि जरूर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर पहुंचे थे, ऑस्ट्रेलिया को हराया, श्रीलंका को हराया, लेकिन जिस तरह वेस्ट इंडीज ने इनके ऊपर एक कहते हैं ना ऑन स्लॉट किया, और जिस तरह कि आज इनके ऊपर जो है वो आज 256 रन बने, थोड़ा सा अगर मैं हार्श तो नहीं हो जाऊंगा, मैं ये कहूँ कि थोड़ा सा मिसफिट इस सुपर 8 में दिखाई दिए। शायद एक बड़ी टीम इनकी जगह होती, गो के बहुत डिजर्विंगली पहुंचे, लेकिन क्या इतनी कैपेसिटी थी जितनी बस अब नजर आ रही है? व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर जिम्बाब्वे? क्या बस वो जो 2 जीत थी बड़ी सुपर जो अपसेट किए, उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? फिर गफर, बात ये है कि बड़ा मुश्किल हो जाता कि इतना वेस्ट इंडीज ने जो सिंगल हैंडेडली उनके अगेंस्ट जो मैच ले लिया, उनका कॉन्फिडेंस लेवल एक तो वहाँ पे बिल्कुल शैटर हुआ, और वहाँ जिस तरह वो उनकी टीम नज़र आ रही थी। लेकिन मैंने कल के प्रोग्राम में भी यही कहा था कि जिम्बाब्वे ऐसी टीम है अच्छी, उन्होंने दे लुक्ड रीजनेबल बंच ऑफ प्लेयर्स, जो एक
ग्रेट शेक पैदा कर सकते हैं, बट नॉट थ्रू आउट द टूर्नामेंट। उनकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है। एक जगह पे आके वो जो पीक जो है वो पहले ही कर चुके थे, और वहां से उसको अपनी टीम को वहां से ऊपर टॉप टियर तक खींचना उनके लिए मुश्किल था। और सिकंदर रजा उनके जो कैप्टन हैं वो, और बेनेट, यही दो एक सुपरस्टार्स उनकी टीम में नजर बेसिकली आते रहे। और उनकी परफॉर्मेंसेस, सपोर्ट चाहिए होता है जब इस तरह टीमें, बड़ी टीमों के अगेंस्ट बड़े मैचेस, क्रंच सिचुएशन, ट्रबल वाटर्स में से टीम को जब निकालना होता है तो फिर देन यू नीड सम काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अदर प्लेयर्स ऑल्सो। तो वो चीज़ मेरा अंदाज़ा था कि जिसकी वजह से मैंने कहा कि अब ये आगे ज़्यादा इतना कोई मुश्किलात नहीं डालेंगे दूसरी टीमों के। और वही आज देखने में आया, दे वर फेसिंग द इंडियन जायंट्स, और उस बैटिंग विकेट के ऊपर दे हैड नो आंसर्स अगेंस्ट देयर बॉलिंग, और इंडियन बैट्समैन टू गुड नजर आते रहे। लेकिन ब्रायन बेनेट की जितनी तारीफ करी जाए, बहुत 59 बॉलों में करे, 8 चौके और 6 छक्के लगाए, बिल्कुल उन्होंने। लेकिन उनको एक सपोर्ट चाहिए था थोड़ा सा, बीच में से सिकंदर रजा की तरफ से आया सपोर्ट, जिन्होंने 21 बॉलों में किए, लेकिन ये कि इट वाज नॉट टू बी। और बहुत 184 पे उनकी टीम जो बुक हो गई, मतलब सारे आउट तो नहीं हुए, 6 आउट हुए, लेकिन बट स्टिल इट वाज अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट। एटलीस्ट कॉन्फिडेंस लेवल इंडिया का बहुत इस मैच के बाद बढ़ जाएगा, और जिम्बाब्वे की टीम को थोड़ा सा और ज़रूरत है, उनके पावरफुल प्लेयरों की चाहिए, उनको कम से कम बॉलिंग डिपार्टमेंट में अच्छे प्लेयर चाहिए। हालांकि आज वरुण को भी मार पड़ गई, लेकिन ये कि इनकी टीम में और स्ट्रेंथन अप चाहिए। फील्डिंग बहुत पुअर रही, कैचेज उन्होंने आज छोड़ते हुए नजर आए, और बाउंड्री पे चौके भी करा दिए और इस तरह। लेकिन ये कि इंडिया प्लेड रियली वेल टुडे। बिल्कुल। और अगर हम देखें तो ब्लेसिंग मूसा रब्बानी, जिनसे कुछ ज़्यादा हम ब्लेसिंग की तवक्कुआत कर रहे थे, उस तरह की बॉलिंग परफॉर्मेंस अब वो दोनों बड़े मैचेस में उस तरह नहीं दे सके। लेकिन शोएब भाई, मेरे ख्याल में सारी टीमों के ऊपर जो एहसान किया ना जिम्बाब्वे ने, कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जो एलिमिनेट कर दिया, वरना ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जो इस मरहले पर किसी भी बड़ी टीम के ख्वाब चिकनाचूर करती है। इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे जो आगे मैच हो रहा है। मैं पहले चलता हूँ जुल्करनैन शेख के पास और उनसे पूछते हैं कि जुल्करनैन, डेफिनेटली अब सिचुएशन ऐसी है कि हमारी टीम हो, हम सब कल सिर्फ बैठ के देख रहे होंगे, थोड़ी बहुत दुआ कर रहे होंगे, थोड़ा सा मोर्चे की तवक्कुआत कर रहे होंगे कि शायद इंग्लैंड जो है वो कुछ कर जाए, बट टीम की प्रेपरेशन के मुतालिक कुछ बताइएगा। अगर कुछ मौका बन जाता है तो क्या हमने कुछ अपनी गलतियों से सीखना है, कुछ हम ऑल आउट अटैक की तरफ जाएंगे, या अभी आपको लगता है कि जो सूरत हाल है, मायूसी छाई हुई है, कल का मैच देख के सब जागेंगे, या कुछ चल रहा है अंदरूनी खाना? गफार, क्या बात आपने छेड़ दी। इतना एक आराम कर रही है ना टीम हमारी, ये गोरा कोच इतना आराम कर रहा है। आप और मैं T20 वर्ल्ड कप भी कवर किए थे। अब मैं थोड़ी सी आपको जो तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि हमने आराम कितना किया है। पिछले 9 दिन के अंदर पाकिस्तान टीम ने सिर्फ 2 प्रैक्टिस सेशन किए। इसका ये मतलब है या तो हम सारे मैच जीत रहे थे, कोई कमी कोताही खामी थी नहीं जिससे हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, 18 फरवरी को हमने मैच खेला निम्बिया वाला, उसके बाद 19 को हमारा रेस्ट डे था। 20 को प्रैक्टिस जो है वो वॉश आउट हो गई क्योंकि उस दिन बारिश हो गई थी। अब 21 को जब मैच डे था जो कि न्यूजीलैंड से नहीं हुआ, वो भी बारिश हो गई, आराम किया हमने। 22 को हमने ट्रैवल किया कैंडी की तरफ। 23 को हमारा ट्रेनिंग सेशन 1 हुआ, और 24 वाला हमारा मैच डे था जो इंग्लिश टीम के साथ था। माशाल्लाह से 25 और 26 हम आराम किया है। माइक हेसन टीम को इतना एक आराम करवा रहे हैं ना, जैसे इस टीम के अंदर कोई कमी कोताही खामी नहीं है। और हम लोग यही परेशान है कि ये पाकिस्तान टीम यहाँ पर आराम करने आई है, क्या इनको ये भी नहीं लग रहा कि यार हमारा कोई ऐसा पॉइंट है जिसपे हमें काम करने की जरूरत है? तो आराम तो बिल्कुल टीम कर रही है। मेरा ख्याल है आराम करके दुआएं भी कर रही होगी, और दुआएं करने में ज्यादा फोकस्ड होगा। तो जो प्रिपरेशन जो आप प्रिपेयर करते हैं ना, मतलब नजर आता है आपका कि यार आपको लग रहा है कि यार अगर कुदरत कहीं चांस दे भी दे हमें, जुल्फिकार, हम श्रीलंका को हरा सकते हैं। जुल्करनैन भाई, ये बताएं कि इसके अंदर अनऑफिशियल लड़कों ने प्रैक्टिस की, इसलिए कि बाद दफा ऑफिशियल प्रैक्टिस सेशन होता है और एक अनऑफिशियल भी होता है जिसके अंदर कुछ लड़के जाते हैं, तो वो भी नहीं हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। रेस्ट डे, अनाउंस्ड रेस्ट डे, बिल्कुल अनऑफिशियल अनाउंस्ड रेस्ट डे। अब उन्होंने होटल के अंदर कोई इंडोर जिम किया तो और बात है। आज भी भाई
होटल के अंदर यूजली होता ये है कि स्विमिंग पूल के सेशंस वगैरह होते हैं। ऑफ कोर्स क्रिकेट की प्रैक्टिस तो अपनी जगह है, लेकिन ये कि ट्रेनिंग स्विमिंग पूल और जिम वगैरह भी किया करते हैं, तो वो आपको शायद हो सकता है कि नजर डेफिनेटली नहीं आया हो। मेरा अंदाजा है कि स्विमिंग सेशंस और जिम जरूर हुआ होगा। ये इतना तो वही होगा। आपने सही पॉइंट, स्विमिंग सेशन और जिम जरूर होगा। अब शेर भाई आप देखें ना, अब आप खुद क्रिकेटर है, आप 24 वाला मैच हार गए, आपके पास आपने एक दिन 25 रेस्ट कर लिया, 26 भी आपने रेस्ट करना है, मतलब अब समझ नहीं आई। और पूरा आपको मैंने बताया कि 18 से लेकर जो निम्बिया वाला मैच था आज तक के इन 9 दिनों के अंदर सिर्फ 2 प्रैक्टिस सेशन हुए हैं। और पीछे आप अगर चले जाए, जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो हम इसमें प्लस पॉइंट दे रहे थे कोलंबो में कि पाकिस्तान टीम ने 4 तारीख से लेकर जो इंडिया वाला मैच था उस वक्त तक 6 प्रैक्टिस सेशन किए थे। सो जो इसमें समझने वाली बात है वो ये है कि माइक हेसन मेरा ख्याल है बहुत ही रिलैक्स हो गए हैं। या तो उनको लग रहा है प्लेयर्स की कोई ऐसी खामी नहीं है जिसकी प्रैक्टिस ना की जाए, और पता नहीं थी कि 2-3 जुल्करनैन पता नहीं वो रिलैक्स हो गए या उन्होंने हिम्मत ही छोड़ दी है कि पता नहीं अब क्या बेहतर हो सकता नहीं हो सकता। हमें ये लग रहा है जैसे हिम्मत ही छोड़ दी है। तो शेख भाई क्या अब बाकी जुल्करनैन ने जो बात की, क्या ठीक है, मैं समझता हूं कि अभी भी चलें, आपके पास कल का दिन है, प्रैक्टिस कर लें, टूर्नामेंट तो आप खेल ही रहे हैं ना, लेकिन कल जो मैच है मैं उसकी तरफ आता हूं, जो कि आप रियलिस्टिकली इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, इंग्लैंड ने जो रिसर्जेंस की हमारे खिलाफ, अगेन उनकी परफेक्ट क्रिकेट अब तक नहीं आई है। श्रीलंका के खिलाफ भी वो बहुत बुरी पोजीशन से मैच जीत गए, हमारे खिलाफ भी फंसे हुए थे, हैरी ब्रूक अमेजिंग इनिंग खेल गए। न्यूजीलैंड दूसरी जानिब वो भी गिरे हुए थे, बट कमाल का कमबैक किया और फिर बॉलिंग में तो उड़ा के रख दिया। कल दोनों टीमों की स्ट्रेंथ को देखते हुए इन श्रीलंका, क्योंकि इससे पहले न्यूजीलैंड तो ज्यादातर मैचेस इंडिया में ही खेल के आ रहा था और इंग्लैंड ने भी खेले, आप कैसे इस मैच को एनालिसिस कर रहे हैं? क्योंकि इंग्लैंड की जीत हमें रिक्वायर्ड है, बट मैं चाहूंगा कि अगर आप कोई हिम्मत ही बंदा दें हमारी, कोई आप हमें अच्छी बातें बता सकें, बताने लगा कि क्या पॉसिबिलिटीज आपको नजर आ रही? कुछ हो सकता है सर कि 20-30 रन की कोई शिकस्त इंग्लैंड न्यूजीलैंड को दे दे, कुछ हमारे लिए चांस बन जाए? पर इसमें यह है कि इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छा खेल रही है, उनके जो टॉप ऑर्डर से लेके मिडिल ऑर्डर, फील्डिंग आउटस्टैंडिंग, वेयर एज कंपैरेटिवली इंग्लैंड की साइड जो है पूरा पाकिस्तान के अगेंस्ट, सब ज्यादातर ब्रुक के अलावा सारे बैट्समैन उनके फेल हुए। बिल्कुल। लेकिन ऑल सेड एंड डन, बाज टीमों के अगेंस्ट सुपीरियर खेलती हैं और बाज इंफीरियर खेलती हैं। ठीक। बाज तो मेरा अंदाजा ये है कि इंग्लैंड की टीम के अगेंस्ट न्यूजीलैंड की टीम जो है वो इतना अच्छा नहीं खेल पाती। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, और वो चीज सिर्फ मैं देख रहा हूं, वरना इनकी कमी कोई नहीं है। न्यूजीलैंड इस वक्त जिस ग्रूव में जा रही है वो टेक ऑफ पोजीशन में, लेकिन यह है कि इंग्लैंड के अगेंस्ट, और अब उनको कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा इंग्लैंड के टीम को कि जस्ट एक अच्छी परफॉर्मेंस, उनके बैट्समैनों को प्रैक्टिस भी चाहिए, और एक अच्छा मैच खेल के अगर उनको वो ये विन मिल जाती है, दे विल बी आइंग फॉर द टूर्नामेंट इन फैक्ट। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ से मैं थोड़ा डीप एनालिसिस अगर करूं तो हैरी ब्रूक की आपने बिल्कुल सही बात की, नंबर 3 पर आकर उनके देखिए कोच ने कितनी अच्छी टैक्टिकल चेंज किया कि अगर आप स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, पाकिस्तान को उनको पता था कि 2 फास्ट बॉलर खिलाएं, शाहीन और मिर्जा बॉल तो करेंगे, आप शुरू में ही चले जाएं। द मोमेंट ही गॉट 1 और 2 बाउंड्रीज, वो ग्रूव में आ गए। न्यूजीलैंड के पास भी बैटिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर आप देखें तो साइफर्ड हैं, एलन हैं, लेकिन बॉलिंग में सिवाय न्यूजीलैंड वाले मैच के दे कंसीडर्ड 170 प्लस इन ऑल देयर मैचेस, इवन अगेंस्ट द एसोसिएट मेंबर। सो आपकी क्या मतलब कंपैरिजन रहेगा, किस शोबे में आप इन दोनों टीमों को एक दूसरे के साथ जो है ना वो थोड़ा सुपीरियर या थोड़ा सा समझते हैं कि वहां पर एक टीम को एज हासिल है? इंग्लैंड की टीम की बॉलिंग जो है, जोफ्रा आर्चर जिस तरह बॉल, अभी उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, और पिच की कंडीशन बड़ा, और फिर टॉस भी बाज़ दफ़ा मैटर करता है। जिस तरह पाकिस्तान ने जो मैच खेला, शुरू में जो साइम आउट हुए उस वक्त गेंद इतना कट हो रहा था और शुरू में खेलना मुश्किल था, तो उनको थोड़ा सा कॉशियसली खेलना चाहिए था कि हर बॉल के ऊपर, लेग के ऊपर जो शॉट मारने की कोशिश की तो वो उसमें आउट होते चले गए। इससे पहले भी आपको याद होगा कि साहबजादा फरहान ने कौन सा एक मैच इंडिया के मैच में किया इंडिया, वो यहाँ की बॉल को ऊपर की, बुमराह ने उनको पीछे रखा, उन्होंने जबरदस्ती मिड विकेट पे शॉट खेलना, सलमान आगा भी उसी तरह फॉलो अप शॉट में आउट हो गए। तो पिच की कंडीशन की अगर थोड़ा सा उसमें नमी टाइप की हुई तो, लेकिन ये है कि इस वक्त मैं ये देख रहा हूँ कि
आउटस्टैंडिंग बॉलिंग न्यूजीलैंड की तरफ से जो आपने पॉइंट आउट किया, बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़्यादा पेनेट्रेटिव नहीं है। वेयर एज इंग्लैंड की जो बॉलिंग है वो ज़्यादा पेनेट्रेटिव है। इनका ऑल्दो के एक बॉलर जो न्यूजीलैंड का जो एक बॉलर जो है वो सेटनर जो है वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, No doubt. उसके ऊपर कोई ज़्यादा विकेटें अगर नहीं देता है इंग्लैंड तो फिर इंग्लैंड के लिए आसानी होगी, वरना वो बहुत टाइट लेंथ और लाइन पे खिलाता है, बहुत स्मार्टली इंटेलिजेंटली बॉलिंग होती है। वेयर एज इनके पास आदिल रशीद जो हैं, जी। फिर जोफ्रा आर्चर हैं, ये विकेट टेकिंग बॉलर भी हैं और बिल्कुल ही पिन डाउन करके बैट्समैनों को रखते हैं। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में ज़्यादा अच्छे हैं और इंग्लिश साइड जो है, और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो ज़्यादा जो है बैलेंस उनका उनके फेवर में जाता है। लेकिन वही बात है कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में जब मैच होता है तो अक्सर ये इंग्लैंड देखने में dominate आया है करता कि है। वो इतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। चलिए, ये जो बात शोएब भाई ने की है इसी पे हम फिलहाल बहुत खुश होंगे क्योंकि हमें उनकी जीत रिक्वायर्ड है। इससे पहले मैं जुल्करनैन शेख के पास जाऊं, कुछ पाकिस्तान के कैंप की कुछ खबरें। आदिल रशीद की सर आप सबने बॉलिंग देखी, किस तरह वो स्लोअर बॉल करके बाबर को भी परेशान कर रहे थे। उनका गेंद कभी वो प्रॉपर लेग स्पिन करते थे, कभी पेस वेरी कर रहे हैं, उनको देख के लगता था अभी विकेट गिरी, अभी कुछ हुआ। सर जब हमारे स्पिनर आते हैं, शादाब खान जब बॉल करते हैं कोई वेरिएशन नहीं है, नवाज को ज्यादा हमने खैर यूटिलाइज प्रॉपर्ली किया नहीं, ये क्या वजह है? तो शोएब भाई के हमारे जो कोचेज हैं क्या वो इतने लंबे अरसे में भी अपने बॉलर्स की ग्रूमिंग नहीं कर सके हैं, गेम प्लान नहीं बना सके, या हमारे बॉलर्स, आप भी ये बता सकते हैं जो कि आपने पाकिस्तान के लिए बड़ा अरसा लंबा खेला, कुछ चीजें प्लेयर को भी करनी होती है कि मुझे इस विकेट पर अब क्या एडजस्टमेंट करनी है। सर मुझे तो ऐसी कोई चीज अपने बॉलर्स में, स्पिनर्स में दिखाई ही नहीं देती। जब डर हो ना आपके दिल में तो फिर ये चीजें होती हैं कि बस किसी तरह मैं आगे गेंद फेंक दूं, और जब एक आपके अंदर सुप्रीमेसी का एस्पेक्ट आपके दिल में हो कि आई एम द वर्ल्ड क्लास, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो वो जिस तरह सेटनर आराम से आके बॉल के जो वेरिएशन, लेंथ लाइन और वो करता है, चेंज ऑफ पेस, फिर क्रीज को यूज करना, ये तमाम चीजें इन बॉलरों का से नजर आती है। हमारे वाले जो बॉलर्स हैं, स्पेशली शादाब जो हैं और इवन नवाज हमारे बिल्कुल लेफ्ट आर्म स्पिनर जो हैं, उनकी तरफ से ये चीजें इतनी देखने में नजर नहीं आई। या बाज़ दफा तो आप देखें कि फुल क्रिटिकल पोजीशन के ऊपर वो फ्लाइट देते हैं कि भाई ठीक है आओ हमें मार के दिखाओ, और तो यू गॉट टू बाय विकेट समटाइम्स, फिर बाज़ दफा एंगल चेंज करना पड़ता है, फिर स्ट्रेटर बॉल जो आम बॉल जो ऐसे होता है, तो इस किस्म की चीज़ें आपको प्रैक्टिस में प्रैक्टिस करनी पड़ती है और फिर वो मैच में अप्लाई होती हैं। लेकिन हमारे कैंप के अंदर मेरे ख्याल से ये चीज़ों की कमी है। ठीक है, बट जो इस वक्त टीम कॉम्बिनेशन बना है, हमने देखा फ़खर आ गए, चले बेहतर लगा, बहुत ही देर की मेहरबान आते आते, लेकिन फ़खर को खिला लिया हमने। बाबर की जो स्ट्रगल है पिछले मैच में, थोड़ा सा उनकी जल्दी बारी ज़रूर आई, लेकिन अब बहुत सारी डिबेट हो रही है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर मौका मिलता है, किस्मत हमारा साथ देती है, तो आखिरी मैच में हम कुछ ऐसा करें? प्लेइंग 11 में पूरी दुनिया पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पर सवाल उठा रही है, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हों, हमारे अपने स्टार्स हों, हमारे टीवी के तमाम चैनल से बैठे हुए लोग, और इसी तरह जो टॉस के फैसले हो रहे हैं कि यानी बारिश हो रही है और हम बैटिंग फर्स्ट का फैसला कर रहे हैं। सो उम्मीद करें कि अगर कोई नतीजा फेवर में आता है तो उसका फ़ायदा भी तो उठाना है ना, तो उसकी कोई झलक, कोई हिंट आप तक पहुंच रही है कि हम कोई स्ट्रैटेजी बना लें, कोई नई स्ट्रैटेजी? देखिए ये तो साफ नजर आ रहा है कि माइक हेसन जो है वो हर फैसले पे डोमिनेट कर रहे हैं। मतलब वो 6ठे ओवर में भी वो आते हैं अंदर गाइड करने, फिर वो 14वें ओवर में भी आते हैं गाइड करने, फिर वो बॉल टू बॉल कमेंट्री में, मतलब वो आउटसाइड द ग्राउंड भी और ग्राउंड के अंदर भी उन्हीं के ही फैसले चल रहे हैं। अब माइक हेसन का स्टाइल क्या है? माइक हेसन का स्टाइल ये है कि वो कहते हैं कि जी मैं ज्यादा चेंजेस नहीं करता। तो हमें जो फीलिंग्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच होगा और अगर कंडीशन इंग्लैंड जीत जाता है और कंडीशन पाकिस्तान के पास आ जाती है कि पाकिस्तान श्रीलंका को हरा के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है, तो उस वक्त टीम में कोई बड़ी तब्दीलियां नहीं होंगी, और ज्यादा से ज्यादा अगर मतलब एक चेंज की गई तो वो यही होगा कि यार अगर एक ऑलराउंडर को बिठाकर स्पेशली स्पिनर इब्रार को ले आया जाए,
लाया जाए, क्योंकि कोशिश ये होगी कि स्पिन अटैक के साथ जाया जाए। अब श्रीलंकन स्पिन को खेलते बहुत अच्छा है, ये नहीं हो सकता कि कोई बहुत बड़ी चेंज हो जाए। हाँ, ये अगर न्यूजीलैंड जीत जाती है और पाकिस्तान का कोई चांस नहीं रहता, फिर हो सकता है कि 2-3 चेंजेस करके चांस दिया जाए। लेकिन ये तो एक हकीकत है कि जो बाबर का केस है उसके अंदर लग यही रहा है कि एक कोई वो कहते हैं ना जिद सी बनी हुई है कि बाबर को खिलाना भी है, इस तरह खिलाना है, और उन्होंने भी खेलना भी है, इस तरह खेलना है, और उसका रिजल्ट ये निकल रहा है जो टीम परफॉर्म कर रही है। चलिए जी, कल का इंतजार करते हैं। जुल्करनैन शेख, आज आपको तो बहुत बहुत शुक्रिया। शेख भाई, थोड़ा सा अगर मैं माइक हसन की बात की से मेरी चूंकि पहली बार इस मौजू पे बात हो रही है, वर्ल्ड कप से पहले ही बहुत कुछ तब्दील हो गया। हारिस थे टीम में, वो पता नहीं कहाँ चले गए। इरफान खान नियाजी, हसन नवाज को आपने तैयार किया, फिर आपने खुद ये वाहिद कोच मुझे नजर आए शेख भाई, अब पता नहीं ये बहुत ब्लंट हैं या ये प्लेयरों को ऑन नहीं करते। आप बताइएगा कि ये अपने प्लेयर्स के बारे में खुद प्रेस में बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है। बाबर के मुतालिक भी ऑलमोस्ट इन्होंने ऐसी ही बात की, और इससे पहले भी ड्यूरिंग टूर्नामेंट। क्या ये कोच को करना चाहिए कि आप अपने उन प्लेयर्स को जिनको आपने खुद सेलेक्ट किया और कल को आपको उनका जवाब भी देना है, आप खुद कह रहे हैं कि इज नॉट गुड इनफ? गोरे को जब लाएंगे तो वो जवाब दे भी नहीं है। वो बोलेगा पकड़ के कहीं और ना निकल जाए। वो बिल्कुल वो बोलेगा कि भाई ये मेरी थिंकिंग थी, और मैं उसके ऊपर आई स्टिल बिलीव कि मेरी थिंकिंग सही थी। आप क्या कर लेंगे उसको? थैंक यू कर देंगे, वो आराम से बैग पैक करेगा, चला जाएगा। तो लेकिन मेरा अंदाजा है कि कल का जो हमारा जो नेक्स्ट जो कमिंग मैच है वो मैच होगा, वो 11 होगी जो पाकिस्तान को पहले मैच में खिलाना चाहिए था। और मेरा अंदाज़ा है कि नाफे को भी डालेंगे और अबरार को भी डालेंगे। ये जस्ट गट फीलिंग है, लेकिन ये चीज़ें पहले इनको कंसिडर करनी चाहिए थी। हसन की जो आपने जो बात की वो बिल्कुल सही है कि वो जिस तरह टीम को लेके आए, ये 15 ही गलत सेलेक्ट हुए। सिलेक्शन कमेटी के साथ बैठ के उन्होंने ही ये सारा फाइनलाइज गो हेड दिया ना कि भाई मैं हेड कोच हूँ या चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी जो हैं, उन्होंने जो भी टीम कलामी माफ सर, हमारा आप ही सिलेक्शन कमेटी के रुकन रहे हैं, हम आपसे भी बात करते रहते थे। देखिए कोई ना कोई चीफ होता था सर, चीफ का ये फायदा होता था कि ही इज रिस्पॉन्सिबल। सर चीफ क्यों नहीं है? सारी दुनिया को तो पता है अनऑफिशियली कौन सबसे पावरफुल सिलेक्टर हैं, जो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी हैं, जो इससे पहले हेड कोच भी रहे और वो बहुत ज्यादा क्लोज भी हैं। क्विकली अगर मैं आपसे चाहूँ, व्हाई वी आर नॉट अनाउंसिंग चीफ सिलेक्टर? आप तो बहुत ही तरह हमारे सारे क्रिकेट समझते हैं, इसके पीछे क्या राज है? बिल्कुल उसका ये सिंपल रीज़न है कि कोई अमेंड करना हो, लास्ट मिनट में किसी को लाना हो, तो वो बहुत आसानी से स्क्वीज इन करा जा सकता है। और किसी फेवरेटिज्म डालना हो तो सब पे जाएगा, मुझ पर नहीं आएगा। हाँ एग्जैक्टली, जो मतलब कि चीफ ने मना कर दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता, जैसे कि चीफ है ही नहीं। तो ये जान के ऐसा रखा गया है सेटअप कि किसी प्लेयर को लास्ट 11th आवर में भी। सर लास्ट पॉइंट, चीफ सिलेक्टर होना चाहिए जो जिम्मेदारी ले, टीम अनाउंस करे। जैसे इंजमामुल हक थे, सलाउद्दीन सल्लू थे, इकबाल कासिम थे, लोग उनसे बात करते थे, डिबेट्स होती थी। अब किससे पूछें हम? आप किससे पूछेंगे? जाहिर सी बात है वो जवाब देने वाला कोई जवाब देने वाला है ही नहीं। जैसे अपना हमारे मिसबाउल हक को तीनों चीजें आपने जब दे दी थी, बैटिंग, हेड कोच और वो भी दौर था, तो हर चीज के अंदर वो दे दिया, तो वो जवाब कौन देगा? चलें जी, आज के शो से हम अब इजाजत चाहेंगे। सबसे अच्छी बात मुझे बस ये लगी कि शोएब भाई ने जो वाकई सही हिस्ट्री बताई इंग्लैंड न्यूजीलैंड की, कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को इस तरह के बड़े मैचेस में अक्सर शिकस्त दे दिया करता है। तो यही पॉजिटिव लेकर शोएब भाई, मैं तो आज रात जो है वो यहाँ से जाऊँगा और कल मैच देखूंगा, और होप करते हैं कि ऐसे ही हो। और यकीन करें कि अच्छा नहीं लगता कि बार बार अगर मगर की सूरत हाल से दो चार हो, लेकिन कहते हैं ना पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो यही हमारी एक उम्मीद बाकी है। कल के शो में आएंगे तो जब तक ये मैच खत्म हो चुका होगा, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, आप भी दुआ कर लीजिएगा कि कुछ नतीजा इंग्लैंड जो है वो जीते, हमारे हक में आए, ताकि कुछ एनर्जी हमारे अंदर आए कि हम अगले मैच में बात कर सकें। मुझे शुएब मोहम्मद से पहले जुल्करनैन शेख मौजूद थे, उनका शुक्रिया। कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।